हेलो साथियों, तो यूपी ट्रिपल एस सी एएसओ के लिए आज मैं यहाँ पर जो है यूनिट 8 जिसके लिए आप सभी लोगों ने सबसे ज्यादा कमेंट किया था, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सांख्यिकी माप, इसके जो है टोटल यहाँ पर मैं आपको 150 प्लस एमसीक्यू जो है आज यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर मैंने जो है आपको यहाँ पर यूनिट नंबर 9 कंप्लीट करवा दिया है, 7 कंप्लीट करवा दिया है, और आज यहाँ पर जो है आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के सांख्यिकी माप, जिससे आपके यहाँ पर 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग मैंने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लिए हैं, और आप सभी को पता होगा कि इस समय जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, जो आपके यहाँ पर ये 2500 प्लस एमसीक्यू हैं, इसी वाले सेक्शन से मैं सॉल्व भी करा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसके रिवीजन के लिए आप 10 प्लस फुल मॉक टेस्ट का बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो सिर्फ 199 में मिल जाएगा, और इसके साथ आपको ये सारी चीजें कंप्लीटली फ्री मिल जाएंगी। यानी कि यहाँ पर जो है 1 डे रिवीजन बूस्टर बैंक मिलने वाली, जिससे आप कंप्लीट रिवीजन सिर्फ 1 से 2 दिन में पूरा अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, और ये मिलेगा कहाँ आपको, तो ये आपको जो है एलवी क्लासेस ऐप पर मिल जाएगा। यहाँ पर आप गवर्नमेंट एग्जाम वाले कोर्स पर जाएंगे तो यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। कोई दिक्कत है तो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन व्हाट्सएप का है, यहाँ से आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा आप सभी का। ठीक है, जितना भी समय देना है बस आपको क्वेश्चन पर फोकस करना है सभी को। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया इसमें कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए नवीनतम आधिकारिक आधार वर्ष, ये आप सभी को पता है, ये आपको पहले भी मैंने बताया है। राष्ट्रीय आय पूछ लिया जाए, जीडीपी पूछ लिया जाए, तो इन सभी का जो है नवीनतम जो आधार वर्ष है वो कितना है, अब 2022-23 हो गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए जो भारांक है, इसको अद्यतन करने के लिए हाल ही में जो है वो किस सर्वेक्षण के आंकड़ों का उपयोग किया गया है। तो याद रखिएगा, सीपीआई के भारांक को जो है अद्यतन करने के लिए यहाँ पर पारिवारिक उपभोग व्यय 2023-24 इनका यहाँ पर जो है सर्वेक्षण आंकड़ों का उपयोग किया गया है। तो ये याद रखिएगा, सीपीआई के भारांक के लिए जो है पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण का जो है उपयोग किया गया है। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण जो है वो सकल मूल्यवर्धन यानी कि जीवीए की बात हो रही है, को मूल कीमतों यानी कि बेसिक प्राइस पर सही ढंग से परिभाषित करता है। तो यहाँ पर देखिए, इसका फॉर्मूला आप सभी को याद रखना है। अगर मैं बात करूं तो जो फॉर्मूला कभी कभी आपको ऐसा मिलेगा, जीडीपी मार्केट प्राइस, यानी कि जीडीपी आपका मार्केट प्राइस पर हो जाएगा, और बराबर में आपका हो जाएगा जीवीए यानी कि सकल मूल्यवर्धन, ये आपका हो जाएगा बेसिक प्राइस, और यहाँ पर होता है प्लस उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट की बात हो रही है, और माइनस सब्सिडी यानी कि जो प्रोडक्ट सब्सिडी होती है, जो उत्पाद सब्सिडी होती है, वो यहाँ पर हो जाएगा सब्सिडी। तो ये आपको यहाँ पर जो है फॉर्मूला याद रखना है। मैंने क्या बताया कि यहाँ पर मार्केट प्राइस पर जीडीपी बराबर यहाँ पर बेसिक प्राइस आपका जीवीए हो जाएगा, प्लस उत्पाद हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर होता है क्या, उत्पाद सब्सिडी। लेकिन इसी फॉर्मूले से अगर आप यहां से इसका मान निकालें यानी कि जीवीए का, जैसा कि आप देखिए विकल्प नंबर ए में दिया गया जीवीए बेसिक प्राइस पर, तो जब इसका मान निकालेंगे तो जीडीपी बराबर में हो जाएगा मार्केट प्राइस पर, और जो उत्पादन कर यहाँ पर उत्पाद जो था वो प्लस में था, वो इधर आएगा तो किधर हो जाएगा, माइनस में, और माइनस उत्पाद सब्सिडी जो थी जो अब इधर आएगी तो वो प्लस में हो जाएगी। तो कुल मिला के इससे आप मार्केट प्राइस पर जीडीपी भी ज्ञात कर सकते हैं, और बेसिक प्राइस पर जीवीए यानी कि सकल मूल्यवर्धन भी जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक यानी कि होल प्राइस इंडेक्स में सबसे अधिक भारांक जो है वो किस वर्ग का है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो आपका थोक मूल्य सूचकांक होता है, इसमें जो सबसे अधिक भारांक होता है यानी कि वेटेज होता है, वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट यानी कि विनिर्मित उत्पाद का होता है। ये आप सभी को पता होना चाहिए। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि इसमें जो है वो सेवा क्षेत्र को शामिल नहीं किया जाता। ये अक्सर पूछा जाता है कि थोक मूल्य सूचकांक में सेवाओं का क्या प्रतिशत है, तो याद रखिएगा सेवा क्षेत्र को जो है आपका थोक मूल्य सूचकांक में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो विनिर्मित उत्पाद का है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि आईआईपी की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, के अंतर्गत कोर उद्योगों का कुल आईआईपी में जो है लगभग कितना प्रतिशत भारांक है। तो याद रखिएगा, कुल जो भारांक है यहाँ पर वो 40.27% है। कितना है, 40.27% है। और यहाँ पर कोल में कितने, यहाँ पर जो कोर की बात की जाए तो कोर में कितने उद्योगों को शामिल किया गया है, 8 उद्योगों को जो है वो शामिल किया गया है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित यहाँ पर देखिए दिया गया है कि 8 कोर उद्योगों में
आईआईपी में जो है सर्वाधिक भारांक किस उद्योग का है? तो इसमें जो सर्वाधिक भारांक है वो रिफाइनरी उत्पाद का है। किसका है? रिफाइनरी उत्पाद का। ये किसकी बात हो रही है? आईआईपी की बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि भारत में मौद्रिक मापांक जो M3 है, जिसे व्यापक मुद्रा बोला जाता है, M1 को हम लोग बोलते हैं संकुचित मुद्रा। क्या बोलते हैं? संकुचित मुद्रा, ठीक है। और यहाँ पर M1 जो है वो सबसे ज्यादा तरल होती है और M4 जो है सबसे कम तरल होती है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि मौद्रिक मापांक जो M3 है, इसके घटकों में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि अगर M3 की हम लोग बात करें तो M3 में जो है आपका M1 और साथ ही साथ बैंकों की जो सावधि जमा होती है, यहाँ पर जो है बैंकों की जो सावधि जमा होती है, इसको यहाँ पर जो है इसमें शामिल किया जाता है। तो कुल मिला के इसका जो विकल्प नंबर बी होगा, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। और जो आपका ये दिया गया है M1 प्लस डाकघरों की कुल जमा, तो ये जो आपका होता है ये M2 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? M2, यानी कि M2 में आपका M1 प्लस डाकघरों की कुल जमा राशि यहाँ पर शामिल की जाती है, ठीक है। और यहाँ पर M3 की बात करेंगे तो M3 में आपका M1 और इसके अलावा बैंकों की सावधि जमा जो है वो शामिल किया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि आरक्षित मुद्रा या रिजर्व मनी, जिसे M0 से प्रदर्शित करते हैं, इसकी गणना का सही सूत्र क्या होता है? तो याद रखेगा, आरक्षित मुद्रा या M0 की गणना के लिए सूत्र हम लोग प्रयोग करते हैं चलन में मुद्रा, इसके अलावा बैंकों के पास, आरबीआई के पास जो है जमा, और आरबीआई के पास जो है वो अन्य जमा। तो ये याद रखेगा, चलन में मुद्रा प्लस बैंकों की जो है वो आरबीआई के पास जमा और आरबीआई के पास अन्य जमा, इन तीनों को मिलाकर यहाँ पर क्या बनती है? आपकी आरक्षित मुद्रा, यानी कि M0 की गणना की जाती है। अगला यहाँ पर कह रहा है कि जनसांख्यिकी मापांकों में अशोधित जन्म दर, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? अशोधित जन्म दर, जिसे आप यहाँ पर CBR यानी कि करंट बर्थ रेट बोलते हैं, इसकी गणना का सही सूत्र क्या होता है? याद रखिएगा, जब भी यहाँ पर CBR यानी कि अशोधित जन्म दर ज्ञात करना होगा तो यहाँ पर वर्ष में जो है जीवित जन्मों की संख्या और बट्टे में यूज करते हैं वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या गुणे 1000, ये सूत्र यहाँ पर यूज किया जाता है। तो ये याद रखेगा, वर्ष में जीवित जन्मों की संख्या बटे वर्ष के मध्य में जो है अनुमानित जनसंख्या और गुणे में यहाँ पर हो जाएगा 1000। तो कुल मिला के यहाँ पर जो है इसका विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि शिशु मृत्यु दर यानी कि IMR के संदर्भ में जो शिशु की आयु सीमा है वो क्या मानी गई है? तो जब भी शिशु मृत्यु दर की गणना की जाती है तो वो हमेशा जन्म से 1 वर्ष यानी कि 365 दिन से कम माना जाता है। तो ये याद रखिएगा, शिशु मृत्यु दर की गणना जो हम लोग 1 वर्ष पर करते हैं। यहीं पर अगर नवजात शिशु की बात हो जाती, किसकी बात हो जाती? नवजात मृत्यु दर की, तो वहां पर जो है जन्म से सिर्फ 28 दिन तक हम लोग लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब शिशु मृत्यु दर की बात होगी तो वो जन्म से 1 वर्ष तक यहाँ पर लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, यहाँ पर कह रहा है कि श्रम सांख्यिकी में श्रम बल भागीदारी यहाँ पर दर यानी कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात हो रही है, LFPR की हो रही है। तो इसको जो है कैसे परिभाषित किया जाता है? तो वैसे तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर आपको LFPR ज्ञात करना है तो आपको पता होना चाहिए सूत्र क्या होता है? श्रम बल बटे कुल जनसंख्या, श्रम बल बटे कुल जनसंख्या और गुणे में होता है आपका 100। तो ये यहाँ पर हम लोग LFPR ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए कि जो श्रम बल होता है, इस श्रम बल में जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उनको भी शामिल किया जाता है और जो कार्य की तलाश में यानी कि जो बेरोजगार हैं उनको भी शामिल किया जाता है। तो श्रम बल की जगह पे आप लिख सकते हैं कार्यरत व्यक्ति प्लस काम की तलाश में व्यक्ति, ठीक है। और बटे में हो जाएगा आपका कुल जनसंख्या और गुणे में कितना हो जाएगा? 100। तो यहाँ पर विकल्प नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, कार्यरत व्यक्ति प्लस काम की तलाश में व्यक्ति और बटे में हो जाएगा कुल जनसंख्या, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी कि PLFS में जो सामान्य स्थिति है, इसके तहत यहाँ पर जो यूजुअल स्टेटस है, इसके तहत रोजगार का निर्धारण करने के लिए जो संदर्भ अवधि है वो क्या है? तो याद रखिएगा, जब भी सामान्य स्थिति की बात होगी PLFS में यानी कि यूजुअल स्टेटस की, तो ये आपका जो है सर्वेक्षण की तिथि से ठीक यहाँ पर जो है पहले 365 दिन तक इसकी समय अवधि होती है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। कब से? सर्वेक्षण की तिथि से ठीक पहले के 365 दिन तक, बस इतना याद रखिएगा। यहाँ पर PLFS के सामान्य स्थिति की बात हो रही है यानी कि यूजुअल स्टेटस की बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में राष्ट्रीय आय का
आधिकारिक अनुमान तैयार करता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय आय हो गई, जीडीपी हो गई, इन सभी का राष्ट्रीय यहाँ पर अनुमान जो है कौन तैयार करता है, वो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ जो है वो तैयार करता है। अगला यहाँ पर कह रहा है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि ग्रामीण और शहरी, यानी कि बात हो रही है सीपीआई कंबाइंड की, इसका संकलन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सीपीआई कंबाइंड का संकलन भी जो है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ के द्वारा ही जो है वो किया जाता है। इसके बाद अगला कह रहा है यहाँ पर डब्ल्यूपीआई यानी कि होल प्राइस इंडेक्स और सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बीच मुख्य अंतर क्या होता है। तो अभी याद होगा मैंने बताया था कि जो होल प्राइस इंडेक्स होता है इसमें सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है इसमें सेवाओं को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो वही ध्यान दीजिए, इसमें आपको जो है कौन सा विकल्प दिया गया है। देखिए यहाँ पर बताया गया कि सीपीआई में सेवाओं को शामिल किया जाता है और डब्ल्यूपीआई में नहीं, तो इसका मतलब विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो ये याद रखेगा कि यहाँ पर जो है जो डब्ल्यूपीआई यानी कि होल प्राइस इंडेक्स होता है इसमें सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है इसमें यहाँ पर जो है सेवाओं को शामिल किया जाता है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि मातृत्व मृत्यु अनुपात। आप सभी को पता होना चाहिए कि जब मातृत्व मृत्यु अनुपात हम लोग ज्ञात करते हैं तो इसकी गणना हमेशा 1 लाख पर करते हैं। किस पर करते हैं? 1 लाख पर की जाती है। तो इसका मतलब विकल्प नंबर सी यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पर हम लोग शिशु मृत्यु दर ज्ञात करते हैं तो वो आप सभी को पता होगा किस पर करते हैं, 100 यानी कि 1000 या 100 पर की जाती है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि कुल प्रजनन दर यानी कि टीएफआर की बात हो रही है। यहाँ पर भारत में प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंच गई है। इसका प्रतिस्थापन स्तर क्या है? तो याद रखिएगा जो कुल प्रजनन दर है इसका प्रतिस्थापन स्तर इस समय भारत में जो है 2.1 बच्चे प्रति महिला है। तो ये याद रखिएगा इस समय जो प्रतिस्थापन दर है यहाँ पर ये कितना है, तो ये 2.1 है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रतिदय सर्वेक्षण यानी कि एनएसएसओ की स्थापना किस वर्ष की गई थी, जिसे बाद में सीएसओ के साथ मिलाकर एनएसओ बनाया गया। तो यहाँ पर इसकी बात हो रही है एनएसएसओ। आप सभी को पता है कि इसकी स्थापना 1950 में की गई थी, इसकी स्थापना 1951 में की गई थी और इन दोनों को मिलाकर जब ये बना था तो इसकी स्थापना 2019 में की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी बात हुई है, इसका मतलब यहाँ पर 1950 जो है ये सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर कह रहा है कि वर्तमान में मुद्रास्फीति के लक्ष्यीकरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है मुख्य रूप से किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा जब भी यहाँ पर मुद्रास्फीति के लक्ष्यीकरण की बात होगी और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचकांक का उपयोग किया जाएगा तो वो आपका यूज किया जाएगा सीपीआई कंबाइंड यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो आपका शहरी और ग्रामीण होता है ये यहाँ पर जो है यूज किया जाएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि यदि नगद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR, ठीक है, इसकी बात हो रही है, यहाँ पर कैश रिजर्व रेशियो की बात हो रही है, बढ़ाया जाता है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर जब CRR बढ़ाया जाता है तो मुद्रा गुणक हमेशा घटेगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि मुद्रा गुणक जो होता है आपका, याद रखिएगा जो मनी मल्टीप्लायर होता है ये आपका CRR के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि जब इसका मान आप बढ़ाते हैं तो यहाँ पर जो मुद्रा गुणक है यानी कि जो मनी मल्टीप्लायर है इसका मान घटता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा यहाँ पर मुद्रा गुणक क्या होगा? घटेगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी की बात हो रही है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर जो है जीएनपी को कैसे प्राप्त किया जाता है तो इसका सूत्र याद रखिएगा, जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बराबर होता है आपका जीडीपी, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? जीडीपी हो जाएगा और इसके अलावा प्लस होता है NFIA जिसे बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, यानी कि विदेशों से निवल कारक आय इसके बराबर होता है। तो इसका मतलब विकल्प नंबर सी यहाँ पर जो है आपका सही हो जाएगा। जीएनपी बराबर क्या हो जाएगा? जीडीपी प्लस यहाँ पर जो है विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि आईआईपी में जो है विनिर्माण क्षेत्र का अनुमानित भारांक कितना है। तो यहाँ पर जो है अनुमानित भारांक यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर मैं बात करूँ तो अनुमानित भारांक लगभग यहाँ पर जो है 77.6% है, लेकिन ये जो है आपका, ये मैं जो बता रहा हूँ आपको बेस ईयर
2011-12 के अनुसार होगा। ठीक है, तो ये याद रखेगा। यहाँ पर इसमें बेस ईयर की बात नहीं हुई है, लेकिन जो ये भारांक यहाँ पर दिया गया है आंसर में लगभग 77.6, ये आपका बेस ईयर जो है 2011-12 के अनुसार ही सही होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि भारत के नवीनतम जनसांख्यिकी आंकड़ों का मुख्य स्रोत जो वार्षिक आधार पर जन्म और मृत्यु दर के विश्वसनीय अनुमान प्रदान करता है, कौन है यहाँ पर है? तो याद रखेगा किसकी बात हुई है? जनसांख्यिकी आंकड़ों का मुख्य स्रोत पूछ रहा है जो वार्षिक आधार पर जन्म और मृत्यु के विश्वसनीय अनुमान प्रदान करता है। तो ये कौन प्रदान करता है? याद रखिएगा, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी कि नमूना पंजीकरण प्रणाली। ठीक है, ये यहाँ पर जो है जन्म और मृत्यु के जो है विश्वसनीय अनुमान प्रदान करता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, SRS यानी कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ठीक है, अगला देखिए। अगला कह रहा है यहाँ पर कि कामगार जनसंख्या का अनुपात जो है वो क्या दर्शाता है? यहाँ पर जो है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की बात हो रही है, ये क्या दर्शाता है? तो अगर यहाँ पर कामगार जनसंख्या की बात होगी तो याद रखिएगा जो व्यक्ति वाकई में कार्यरत हैं, यानी कि जो कहीं ना कहीं कार्य कर रहे हैं, केवल उनकी बात होगी कामगार में। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कुल जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों का प्रतिशत, यानी कि कुल जनसंख्या में जो व्यक्ति कहीं ना कहीं नियोजित यानी कि कहीं ना कहीं कार्य कर रहे हैं, उनको यहाँ पर शामिल किया जाता है कामगार जनसंख्या में। ठीक है, इसके बाद आ जाइए। अगला कह रहा है कि मुद्रा वेग, यहाँ पर इसका क्या अर्थ है? वेलोसिटी ऑफ मनी पूछ रहा है। तो इसका मतलब होता है कोई भी मुद्रा एक वर्ष में जो है यहाँ पर कितनी बार जो है लेन देन में प्रयोग की गई। जैसे आपके पास 1 रुपया है, आपने किसी और को देकर कुछ सामान खरीदा, फिर उसने कहीं और पर देकर इससे कुछ और लिया, तो यहाँ पर जो है इसका प्रयोग जो है जो भी मुद्रा आप यहाँ पर पूरे वर्ष में कितनी बार लेन देन की गई है, इसे मुद्रा वेग बोलते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक वर्ष में अर्थव्यवस्था में एक मुद्रा इकाई औसतन जो है वो कितनी बार लेन देन में प्रयोग होती है, इससे बोलते हैं मुद्रा वेग यानी कि वेलोसिटी ऑफ मनी बोला जाता है। अगला देखिए। अगला कह रहा है कि जब राष्ट्रीय आय की गणना व्यय विधि से की जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा घटक जो है वो शामिल नहीं होता है? तो किसकी बात हुई है? व्यय विधि की बात हुई है। तो याद रखिएगा जब भी राष्ट्रीय आय की गणना व्यय विधि पर की जाएगी तो इसमें हमेशा कर्मचारियों का जो पारिश्रमिक होता है इसको शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर जो है जब भी राष्ट्रीय आय की गणना व्यय विधि से की जाएगी तो इसमें जो है कर्मचारियों का पारिश्रमिक जो है इसको शामिल नहीं किया जाता है। अगला देखिए। अगला कह रहा है कि पूंजी उपभोग छूट का दूसरा नाम क्या है? यानी कि यहाँ पर कैपिटल कंजम्पशन की बात हो रही है। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा जो पूंजी उपभोग छूट होती है इसे ही मूल्य ह्रास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल्य ह्रास बोला जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर पूंजी उपभोग छूट को जो है यहाँ पर मूल्य ह्रास बोला जाता है। अगला देखिए। अगला यहाँ पर देखिए कथन और यहाँ पर कारण वाला क्वेश्चन दिया गया। इसमें कह रहा है कि जीडीपी डिफ्लेटर WPI और CPI यानी कि जो आपका जीडीपी डिफ्लेटर होता है ये होल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की तुलना में मुद्रास्फीति का अधिक व्यापक मापांक है। बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर जो आपका जीडीपी डिफ्लेटर है ये WPI और CPI की तुलना में मुद्रास्फीति का जो है अधिक व्यापक मापांक होता है। कारण में कह रहा है कि जीडीपी डिफ्लेटर में अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है, ना कि केवल चुनिंदा उपभोक्ता या थोक वस्तुओं को। तो ये भी पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही, यानी कि जीडीपी डिफ्लेटर में जो है सभी उत्पादित वस्तुओं को शामिल किया जाता है, वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है। तो ये पॉइंट भी सही है। कुल मिला के इसका पहला विकल्प आपका सही माना जाएगा, यानी कि A और R दोनों सही हैं और R यहाँ पर एक ही सही व्याख्या भी करेगा क्योंकि ये इसका सबसे बड़ा व्यापक मापांक है, पहले ही बताया गया था। आप सभी को पता होगा WPI में जो है यहाँ पर सेवाओं को शामिल ही नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए। अगला कह रहा है कि यदि किसी देश की सांकेतिक जीडीपी यानी कि नॉमिनल जीडीपी जो है वो 5,000 रुपए है और वास्तविक जीडीपी जो है वो 40,000 रुपए है, तो जीडीपी डिफ्लेटर का मान क्या होगा? यहाँ पर आपको किसका मान बताना है? यहाँ पर जीडीपी डिफ्लेटर का मान आपको जो है वो बताना है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जीडीपी डिफ्लेटर बराबर होता है आपका यहाँ पर जो है नॉमिनल जीडीपी। मैं एन शार्ट में लिख देता हूँ, समझ लीजिएगा। ठीक है, सूत्र में क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी होता है आपका। ठीक है, ये याद रखिएगा। और बटे में होता है आपका वास्तविक जीडीपी यानी कि रियल जीडीपी।
ये आपका यहाँ पर जो है वो फॉर्मूला होता है, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी और बटे में हो जाएगा आपका वास्तविक जीडीपी और गुणे में हो जाएगा 100। तो अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी कितनी है, देखिए 5000, ये हो जाएगा 5000 बटे यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है 4000 और गुणे में हो जाएगा आपका 100, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो तीनों जीरो से ये वाले तीनों जीरो आप कैंसिल कर दीजिए। इसके अलावा 4 से आप इसको कितना कैंसिल करेंगे तो 25 बार जाएगा, और 25 का गुणा 5 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 125। तो यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी जो दिया गया है 125, ये आपका सही हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, जीडीपी डिफ्लेटर बराबर होता है नॉमिनल जीडीपी यानी कि सांकेतिक जीडीपी, बटे में होता है वास्तविक जीडीपी और गुणे में होता है 100। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, फिर कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि थोक मूल्य सूचकांक यानी कि होल प्राइस इंडेक्स का संकलन और प्रकाशन किस मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ पर जो है इसका संकलन और प्रकाशन जो है वो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। तो आप लोग याद रखेगा, यहाँ पर अगर मैं बात करूं सीपीआई कंबाइंड की, किसकी, सीपीआई कंबाइंड की, इसके अलावा आईआईपी की, ठीक है। ये याद रखेगा, सीपीआई कंबाइंड हो गया, आईआईपी हो गया, जीडीपी हो गया, इसके अलावा राष्ट्रीय आय हो गया यानी कि नेशनल इनकम हो गया। इन सभी को कौन जारी करता है, आपका एनएसओ जारी करता है। सीपीआई कंबाइंड हो गया, आईआईपी हो गया, जीडीपी हो गया, नेशनल इनकम हो गई, तो ये सब एनएसओ के द्वारा जारी किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब डब्ल्यूपीआई की बात होगी तो केवल डब्ल्यूपीआई को जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जो है वो जारी किया जाता है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि श्रम बाजार के संदर्भ में चालू साप्ताहिक स्थिति यानी कि यहाँ पर जो है करंट वीकली स्टेटस के तहत किसी व्यक्ति को नियोजित माना जाता है यदि उसने संदर्भ सप्ताह में कम से कम जो है वो 1 घंटे भी काम किया है। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति ने पूरे सप्ताह में केवल 1 घंटे भी काम किया है तो उसे नियोजित माना जाएगा। नियोजित का मतलब उसे कामगार माना जाएगा, यानी कि वो बेरोजगार नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखेगा, अगर उसने संदर्भ सप्ताह में कम से कम 1 घंटे भी काम किया है तो उसे क्या माना जाएगा, नियोजित माना जाएगा। अगला यहाँ पर कह रहा है कि नवजात मृत्यु दर की गणना जो है वो किस आयु वर्ग के शिशुओं की मृत्यु को शामिल किया जाता है। आप सभी को याद होगा, तो मैंने शुरुआत में ही बताया था कि जब शिशु मृत्यु दर की बात होगी तो वहां पर हम लोग 365 दिन यानी कि 1 वर्ष की बात करेंगे, और जब नवजात की बात होगी तो वहां पर जन्म से 28 दिन के भीतर की बात होगी। ये मैंने बताया था शुरुआत में ही आपको, ठीक है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की स्थापना किस समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। तो याद रखिएगा, एनएससी की जो स्थापना हुई थी वो रंगराजन समिति के यहाँ पर सिफारिश के आधार पर हुई थी। किसके आधार पर, रंगराजन समिति की सिफारिश के आधार पर। अगला कह रहा है कि भारत में मुद्रा आपूर्ति के संदर्भ में जो M1 है इसको किस नाम से भी जाना जाता है। जो M1 है, मैंने आप सभी को बताया था कि M1 को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको यहाँ पर जो है संकीर्ण मुद्रा या संकुचित मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। संकीर्ण मुद्रा बोल सकते हैं या संकुचित मुद्रा बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, संकीर्ण मुद्रा, संचित, यहाँ पर संकुचित मुद्रा, और यहाँ पर इसकी तरलता जो है वो सबसे अधिक होती है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये जो है मुद्रा सबसे अधिक तरल होती है, ठीक है, M1। इसके बाद आ जाइए, अगला यहाँ पर कह रहा है कि यदि M3 बराबर 2000 और यहाँ पर दिया गया है आरक्षित मुद्रा M0 बराबर 500 करोड़, तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक यानी कि मनी मल्टीप्लायर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको मनी मल्टीप्लायर ज्ञात करना है। फॉर्मूला होता है M3 बटे M0। क्या होता है, M3 बटे M0। तो M3 का मान है 2000 और बटे में M0 का मान हो जाएगा 500। इसको आप कैंसिल कर दीजिए, 20 से 20 कट जाएंगे, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 बार जाएगा, यानी कि 4.0 आप लिख सकते हैं। विकल्प नंबर बी यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 36। इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि जीवन प्रत्याशा, ठीक है, की गणना के लिए मुख्य रूप से किस सांख्यिकीय उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर प्रयोग किया जाता है जीवन तालिका यानी कि लाइफ टेबल का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, जीवन प्रत्याशा की गणना के लिए जीवन तालिका यानी कि लाइफ टेबल का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन में वैयक्तिक आय
में वैयक्तिक प्रयोज्य आय कैसे प्राप्त की जाती है। क्या बताया गया कि राष्ट्रीय आय लेखांकन में जो वैयक्तिक आय होती है यानी कि जो पर्सनल इनकम होती है, इससे जो है यहाँ पर वैयक्तिक प्रयोज्य आय यानी कि पीडीआई जो है वो कैसे यहाँ पर जो है वो प्राप्त की जाती है। तो याद रखिएगा, जब भी आपको वैयक्तिक प्रयोज्य आय यानी कि डीपीआई की बात होगी तो इसको ज्ञात करने के लिए यहाँ पर जो वैयक्तिक आय होती है इससे प्रत्यक्ष व्यक्तिगत कर माइनस किया जाएगा और साथ ही साथ विविध सरकारी प्राप्तियां इनको भी यहाँ पर जो है इससे क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा, जुर्माना आदि। तब यहाँ पर आपको मिलेगी वैयक्तिक प्रयोज्य आय। ठीक है, तो याद रखिएगा वैयक्तिक प्रयोज्य आय ज्ञात करने के लिए यहाँ पर जो है वैयक्तिक आय से प्रत्यक्ष व्यक्तिगत कर और साथ ही साथ विविध सरकारी प्राप्तियां जो है इनको यहाँ पर माइनस करना रहेगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला कह रहा है कि सीपीआई आईडब्ल्यू यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक का नवीनतम आधार वर्ष जो है क्या है। तो सीपीआई आईडब्ल्यू की बात होगी तो इसका जो नवीनतम आधार वर्ष है वो 2016 है। कितना है, 2016। अगला यहाँ पर देखिए, और यहीं पर अगर मैं बात करूं इसकी जगह पर सीपीआई कंबाइंड की बात हो जाएगी। ठीक है, यानी कि सीपीआई शहरी और ग्रामीण की बात हो जाएगी तो उसका यहाँ पर आधार वर्ष 2024 है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जनसांख्यिकी मापांक जो है वो जनसंख्या वृद्धि की वास्तविक दर को दर्शाता है। यहाँ पर जनसांख्यिकी माप जो है, मापांक जो है वो जनसंख्या वृद्धि दर को दर्शाता है, कह रहा है यहाँ पर, पूछ रहा है आपसे। तो याद रखिएगा कौन दर्शाएगा, जो आपका सीबीआर और सीडीआर है, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है क्रेड बर्थ रेट की और क्रेड डेथ रेट की। ठीक है, जब यहाँ पर बर्थ रेट से डेथ रेट घटाया जाएगा तो यहाँ पर आपको जनसांख्यिकी मापांक में जो है जनसंख्या की वृद्धि की वास्तविक दर पता चल जाएगी, यानी कि कितने लोगों ने जन्म लिया है और कितने लोगों की मृत्यु हुई। तो जब जन्म से मृत्यु घटा देंगे तो जो यहाँ पर शेष निकल के आएगा वही यहाँ पर जो है वो वास्तविक वृद्धि दर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए, अगला यहाँ पर कह रहा है कि श्रम बल में किसे शामिल नहीं किया जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि श्रम बल में हम लोग नियोजित और बेरोजगार इन दोनों को तो शामिल करते हैं, यानी कि जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उनको भी शामिल किया जाता है, जो बेरोजगार है यानी कि जो काम की तलाश में है उनको भी शामिल किया जाता है, लेकिन उनको शामिल नहीं किया जाता है जो लोग काम करने के इच्छुक नहीं हैं, जैसे कि पूर्णकालिक छात्र हो गए, गृहिणियां हो गई, इनको जो है श्रम बल में शामिल नहीं किया जाता है। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि आईआईपी यानी कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के 3 मुख्य क्षेत्रों का उनके भारांक के अनुसार सही अवरोही क्रम क्या है। यहाँ पर जो है भारांक के अनुसार सही अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम लिखना है। तो सबसे ज्यादा भारांक जो होता है आईआईपी में वो किसका होता है, वो तो आपका होता है विनिर्मित क्षेत्र का। सबसे ज्यादा भारांक किसका होता है, विनिर्मित क्षेत्र का होता है इसका। फिर इसके बाद जो भारांक होता है वो खनन का होता है और फिर इसके बाद जो होता है वो विद्युत का होता है, यानी कि सबसे ज्यादा भारांक जो होता है वो विनिर्मित का, यानी कि यहाँ पर जो है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का होता है, फिर खनन का होता है और फिर विद्युत का होता है। तो यहाँ पर ये इसका घटता हुआ क्रम हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि निवल प्रजनन दर यानी कि नेट रिप्रोडक्शन रेट की बात हो रही है, इसके एक होने का अर्थ क्या है। जो आपका यहाँ पर नेट रिप्रोडक्शन रेट है, जब ये एक होता है तो इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ याद रखिएगा कि प्रत्येक महिला जो है वो अपने जीवन काल में औसतन एक बालिका को जन्म देती है, जो प्रतिस्थापन स्तर का संकेत है। प्रतिस्थापन स्तर का संकेत मतलब यहाँ पर जो है एक माता जो है एक बेटी को जन्म दे रही है जो बाद में माता का रूप लेगी। ठीक है, तो वही बताया गया कि प्रत्येक महिला अपने जीवन काल में औसतन एक बालिका को जन्म देती है जो प्रतिस्थापन स्तर का संकेत है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला यहाँ पर देखिए, अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की आय विधि के अंतर्गत जो है वो परिचालन अधिशेष में क्या शामिल होता है। तो यहाँ पर जो आय विधि होती है और इसमें यहाँ पर जो है परिचालन अधिशेष में आपका किराया शामिल किया जाता है, ब्याज शामिल किया जाता है, लाभ शामिल किया जाता है, यानी कि इसका विकल्प नंबर बी यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसमें किराया, ब्याज और लाभ इन सभी को जो है परिचालन अधिशेष में जो है वो यहाँ पर शामिल किया जाता है, यानी कि ऑपरेटिंग सरप्लस जो है उसमें शामिल करते हैं। अगला देखिए, अगला यहाँ पर कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर ये PQRS दिया गया और ये 1 2 3 दिए गए हैं। देखिए, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ WPI की तो होल प्राइस इंडेक्स को कौन जारी करता है, वाणिज्य मंत्रालय जारी करता है, यानी कि P का मिलान किससे करेंगे आप, 3 से।
फिर कह रहा है कि सीपीआई कंबाइंड, तो सीपीआई कंबाइंड जो है आपका एनएसओ जारी करता है, यानी कि विकल्प नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 2 आपका मैच हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि सीपीआईएएल, यानी कि कृषि मजदूर की बात हो रही है, तो सीपीआईएएल जो है आपका ये श्रम ब्यूरो जारी करता है, यानी कि ये पहला हो जाएगा। और आईआईपी की बात करें तो इसे भी एनएसओ ही जारी करता है, अभी मैंने आपको बताया था, तो ये भी दूसरा हो जाएगा। तो देखिए पी का 3 आपको देखना है, पी का 3 हो जाएगा, क्यू का 2 हो जाएगा, आर का 1 हो जाएगा और फिर यस का 2 हो जाएगा, यानी कि इसका पहला नंबर जो दिया गया है विकल्प, यही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इसको मैच कराना है। अगला देखिए, अगला यहाँ पर कह रहा है कि तरलता जाल की स्थिति में मुद्रा की मांग जो है ये ब्याज दर लोच कितनी होती है। क्या बताया गया कि तरलता जाल की स्थिति में मुद्रा की मांग की जो ब्याज दर है इसकी लोच जो है वो यहाँ पर कितनी होती है। तो याद रखिएगा, तरलता जाल की स्थिति में जो ब्याज दर की लोच होती है वो इनफाइनाइट होती है, यानी कि अनंत होती है। ये याद रखिएगा कि तरलता जाल की स्थिति में जो मुद्रा के मांग की ब्याज दर है इसकी लोच हमेशा इनफाइनाइट होती है। अगला कह रहा है कि जनसांख्यिकी लाभांश का मुख्य कारण क्या होता है। जनसांख्यिकी लाभांश कब होता है, जब यहाँ पर जो कार्यशील आयु वर्ग है उसके जहाँ पर वृद्धि जो है उसके अनुपात में वृद्धि होती है। तो वही बताया गया कि कार्यशील आयु वर्ग के अनुपात में वृद्धि, यानी कि जो लोग कार्य करते हैं जब उनके अनुपात में वृद्धि होती है तभी यहाँ पर जनसांख्यिकी लाभांश होता है, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण यानी कि एनएसएसओ के किस दौर यानी कि किस राउंड में रोजगार और बेरोजगारी पर व्यापक सर्वेक्षण किए जाते थे। पीएलएफएस से पहले, तो यहाँ पर याद रखिएगा इसके पहले यहाँ पर अगर बात की जाए तो रोजगार और बेरोजगारी पर जो व्यापक सर्वेक्षण होते थे वो हर 5 साल में किए जाते थे। कब किए जाते थे, हर 5 साल में जो है किए जाते थे, लेकिन अब पीएलएफएस के बाद जो है यहाँ पर त्रैमासिक होने लगे हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा पहले हर 5 साल में होते थे। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि बेरोजगारी दर की गणना का सही सूत्र क्या है। तो बेरोजगारी दर जब हम लोग ज्ञात करते हैं तो ये हमेशा श्रम बल पर ज्ञात करते हैं, यानी कि बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या और बट्टे में कुल श्रम बल क्या होगा, बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या बट्टे कुल श्रम बल गुणे 100, ये आप लोग याद रखेगा। और जब हम लोग रोजगार व्यक्तियों की संख्या निकालते हैं तो बट्टे में कुल जनसंख्या लेते हैं, ठीक है, ये याद रखेगा। यहाँ पर जब हम लोग कामगार व्यक्तियों की संख्या निकालते हैं तो कुल संख्या लेते हैं, लेकिन जब बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या ली जाएगी तो वहां पर बट्टे में हमेशा कुल श्रम बल यूज किया जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि आरबीआई के मौद्रिक मापांकों में सबसे अधिक तरल मापांक कौन सा है। अभी मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा अगर तरल की बात होगी तो वो आपका M1 है, सबसे ज्यादा तरल आपका M1 है और सबसे कम तरल कौन सा है आपका यहाँ पर M4 है, ठीक है। इसके अलावा M1 को क्या बोलते हैं, संकुचित मुद्रा बोलते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। M1 को जो है संकुचित मुद्रा और M3 को जो है वो व्यापक मुद्रा यहाँ पर बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए किस प्रकार के क्षेत्रीय वर्गीकरण का उपयोग किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए जो है किस प्रकार के क्षेत्रीय वर्गीकरण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर याद रखेगा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इन तीनों क्षेत्रों का यहाँ पर वर्गीकरण जो है वो किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आय के आकलन यानी कि जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उस समय जो है यहाँ पर जो क्षेत्रीय वर्गीकरण करते हैं वो कितने प्रकार से करते हैं, प्राथमिक होता है, द्वितीयक होता है और तृतीयक क्षेत्र, इस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि भारत में लिंग अनुपात यानी कि सेक्स रेशियो को सांख्यिकी रूप में कैसे परिभाषित किया जाता है। तो जब भी आपको यहाँ पर लिंग अनुपात ज्ञात करना होगा तो लिंग अनुपात ज्ञात करने के लिए याद रखेगा ये हमेशा प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होगी इससे ही लिंगानुपात बोला जाएगा, ठीक है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है इससे लिंग अनुपात यानी कि सेक्स रेशियो जो है वो सांख्यिकी में परिभाषित किया जाता है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि जनसांख्यिकी में बाल लिंगानुपात की गणना के लिए जो है किस आयु वर्ग को शामिल किया जाता है। तो जब भी बाल लिंगानुपात की बात होगी तो बाल लिंगानुपात में जो है हमेशा 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि सकल पुनरुत्पादन दर और निवल पुनरुत्पादन दर यानी कि यहाँ पर GRR
और एनआरआर के बीच जो है वो मुख्य सांख्यिकी अंतर क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं तो जो आपका एनआरआर है यानी कि यहाँ पर जो है नेट रिप्रोडक्शन रेट है, और इसके अलावा आर है यानी कि ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट की बात हो रही है। तो जो एनआरआर है इसमें माताओं की मृत्यु दर को ध्यान में रखा जाता है, जो माताओं की मृत्यु होती है उनको आपके नेट रिप्रोडक्शन रेट में जो है ध्यान में रखा जाता है। लेकिन जब जीआरआर की बात होगी तो इसमें मृत्यु दर को जो है वो पहले से ही शून्य माना जाता है। ठीक है, तो ये याद रखेगा, यही दोनों में डिफरेंस होता है कि एनआरआर में माताओं की मृत्यु को जो है वो ध्यान में रखा जाता है, जबकि यहाँ पर ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट में जो है मृत्यु दर को शून्य माना जाता है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि आयु विशिष्ट प्रजनन दर की गणना जो है करते समय महिलाओं की आयु वर्ग को प्रजनन आयु माना जाता है। तो महिलाओं की जो है याद रखिएगा यहाँ पर 15 से लेकर 49 वर्ष तक की जो आयु है इसको यहाँ पर प्रजनन आयु के अंतर्गत जो है वो माना जाता है। तो ये याद रखिएगा, प्रजनन आयु यहाँ पर वर्ग क्या होगा, 15 वर्ष से लेकर 49 वर्ष तक होगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की बात हो रही है में चालू दैनिक स्थिति यानी कि सीडीएस दृष्टिकोण के तहत संदर्भ अवधि क्या होती है। तो याद रखिएगा यहाँ पर किसकी बात हुई है, चालू दैनिक स्थिति की बात हुई है। ठीक है, तो दैनिक स्थिति का मतलब यहाँ पर हो जाएगा फिर सर्वेक्षण के ठीक यहाँ पर जो है पहले 7 दिनों में प्रत्येक दिन। ठीक है, सर्वेक्षण के दिन से ठीक पहले 7 दिनों में जो है प्रत्येक दिन जो है ये आपका चालू दैनिक स्थिति की बात होगी यानी कि सीडीएस होगी। और मैंने आपको सामान्य स्थिति बताया था, सामान्य स्थिति में क्या था, सामान्य स्थिति में हमेशा सर्वेक्षण के ठीक पहले 365 दिन तक यहाँ पर शामिल किया जाता है। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर चालू दैनिक स्थिति की बात होगी तो इसमें प्रत्येक 7 दिन। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि श्रम सांख्यिकी में उस स्थिति को क्या कहते हैं जहां लोग काम करते हुए दिखाई देते हैं लेकिन उनकी सीमांत उत्पादकता जो होती है वो शून्य होती है। सीमांत उत्पादकता क्या होती है, वो शून्य होती है। तो सीमांत उत्पादकता केवल आपके प्रच्छन्न बेरोजगारी में होती है, ये याद रखिएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ही है कि वहां पर सीमांत उत्पादकता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो यहाँ पर लोग जो है ये काम करते हुए दिखाई देती हैं लेकिन इनकी सीमांत उत्पादकता क्या होती है, वो शून्य होती है। किसमें, प्रच्छन्न बेरोजगारी में। ठीक है, घर्षण बेरोजगारी क्या होती है, जब यहाँ पर घर्षण बेरोजगारी का मतलब क्या होता है, जब यहाँ पर एक व्यक्ति जो है किसी जगह पर काम कर रहा है और वहां से काम छोड़ने के बाद जब वो दूसरे काम की तलाश में जाता है, यानी कि एक वर्ग को छोड़ने के बाद जब वो दूसरे वर्ग की तलाश में रहता है तो उसके बीच का जो समय होता है यहाँ पर उस समय को बोलते हैं घर्षण बेरोजगारी। ठीक है, चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है, जब किसी यहाँ पर जो है औद्योगिक व्यवस्था के चक्र में परिवर्तन होते हैं, समय में परिवर्तन होते हैं तो उसके कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है वो चक्रीय बेरोजगारी होती है। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला देखिए, अगला यहाँ पर कह रहा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ द्वारा किए जाने वाले पीएलएफएस यानी कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के शहरी क्षेत्रों के सर्वेक्षण में किस प्रकार के पैनल डिजाइन का उपयोग किया जाता है। तो जो शहरी क्षेत्र होते हैं इसमें याद रखिएगा हमेशा घूर्णी पैनल यानी कि रोटेशनल पैनल का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, रोटेशनल पैनल का प्रयोग यहाँ पर जो है वो शहरी क्षेत्रों में किया जाता है। अगला कह रहा है कि मौद्रिक सांख्यिकी में उच्च शक्ति मुद्रा या आधार मुद्रा का समीकरण क्या है। यहाँ पर देखिए मौद्रिक सांख्यिकी में जो उच्च शक्ति मुद्रा होती है यानी कि हाई पावर्ड मनी होती है जिसे आधार मुद्रा यानी कि एच भी कहते हैं, इसका समीकरण यहाँ पर जो है वो क्या होता है। तो याद रखिएगा समीकरण होता है इसका H बराबर C प्लस आर। क्या होता है, H बराबर C प्लस आर, जहां पर C जो होता है ये चलन में मुद्रा है, आर क्या है, ये बैंकों का नगद रिजर्व है, ये याद रखेगा। तो यहाँ पर आधार मुद्रा यानी कि H बराबर जो है आपका, या यहाँ पर उच्च शक्ति मुद्रा भी बोल सकते हैं, H बराबर होता है C प्लस आर यानी कि चलन में मुद्रा और बैंकों का नगद रिजर्व, इन दोनों का योग जो होता है यही आपका उच्च शक्ति मुद्रा कहलाता है। तो इसका विकल्प नंबर बी आपका सही होगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि बैंकिंग सांख्यिकी में साख गुणक की गणना कैसे की जाती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा जब भी साख गुणक याद करने की बात होगी तो साख गुणक जो होता है आपका ये 1/CRR के व्युत्क्रमानुपाती बोल सकते हैं एक प्रकार से, यानी कि जो साख गुणक होता है आपका ये यहाँ पर जो है CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो के जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो 1/, नगद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR, ये यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कार्यालयीन मौद्रिक समुच्चय M2 में क्या शामिल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है M2 में
क्या शामिल होता है ये आपसे पूछ रहा है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि M2 में जो है आपका यहाँ पर M1 शामिल होता है और साथ ही साथ जो डाकघर बचत बैंकों की बचत है इसको शामिल किया जाता है। तो ये आपका कहलाता है M2। किसके बराबर होता है ये आपका M2 के बराबर होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। बाकी M1 प्लस बैंकों की जो सामद जमा होती है ये आपका M3 होता है। ये क्या कहलाता है M3 कहलाता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और M3 प्लस डाकघर की जो कुल जमा होती है इसी को बोलते हैं M4 बोलते हैं, ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन में साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, किसकी बात हो रही है, NNP एट फैक्टर कास्ट, यानी कि साधन लागत पर जो निवल राष्ट्रीय उत्पाद है इसको सामान्यतः किस नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा कि साधन लागत पर जो निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है यानी कि NNP एट फैक्टर कास्ट होता है, इसी को राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम यहाँ पर बोला जाता है। किसे, साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को ही जो है राष्ट्रीय आय बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय आय के आकलन में निम्नलिखित में से किसे अंतरण भुगतान यानी कि ट्रांसफर पेमेंट माना जाता है और राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। तो याद रखिएगा जो वृद्धावस्था पेंशन है इसको जो है वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। इसके अलावा जो स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है, स्कॉलरशिप हो गई यहाँ पर, ये इसको भी जो है राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। तो ये याद रखिएगा, स्कॉलरशिप हो गई, वृद्धावस्था पेंशन हो गई, ठीक है, इसके अलावा जो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है इन सभी को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। अगला कह रहा है कि हरित सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रीन जीडीपी की अवधारणा मुख्य रूप से राष्ट्रीय आय में किस कारक को समायोजित करती है। तो ग्रीन यहाँ पर जो हरित सकल घरेलू उत्पाद है ये आपका पर्यावरण क्षरण और प्राकृतिक संसाधनों की कमी को जो है यहाँ पर समायोजित करती है। याद रखिएगा, हरित सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जो ग्रीन जीडीपी है ये पर्यावरण क्षरण और प्राकृतिक संसाधनों की कमी को जो है यहाँ पर इंगित करेगी, ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण यानी कि एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, जिसे ASI भी कहते हैं, इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर जो है उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण की बात की जाए तो इसका संचालन भी जो है वो NSO का जो फील्ड ऑपरेशन डिवीजन होता है यानी कि जो FOD होता है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली फरीदाबाद में स्थित है, मैंने बताया था। तो NSO का जो फील्ड ऑपरेशन डिवीजन होता है इसके द्वारा जो है ASI का जो है यहाँ पर संचालन किया जाता है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि ASI यानी कि एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज के अंतर्गत कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 2M फर्स्ट के तहत जो है वो किन कारखानों को जो है यहाँ पर शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर कौन से कारखाने, याद रखिएगा वे कारखाने जो बिजली से चलते हैं और वहां पर 10 या फिर 10 से अधिक श्रमिकों को रोजगार देते हैं। ऐसे कारखाने जो बिजली की सहायता से चलते हैं और वहां पर 10 या अधिक श्रमिकों को रोजगार देते हैं उनको यहाँ पर जो है ASI के अंतर्गत जो है कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 2M फर्स्ट के तहत जो है वो शामिल किया गया है, ठीक है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि IIP यानी कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के उपयोग आधारित वर्गीकरण में सर्वाधिक भारांक किस श्रेणी का है। तो यहाँ पर IIP की बात हुई है, इसमें जो सर्वाधिक भारांक है वो प्राथमिक वस्तुओं का है। किसका है, जो प्राइमरी गुड्स हैं इनका यहाँ पर भारांक जो है वो सबसे ज्यादा है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि मूल्य सांख्यिकी में कोर मुद्रास्फीति यानी कि कोर इन्फ्लेशन जो है इसकी गणना करते समय हेडलाइन मुद्रा से किन घटनों को हटा दिया जाता है। याद रखिएगा, मूल्य सांख्यिकी में जो कोर मुद्रास्फीति है जब इसकी गणना करते हैं तो इसके समय जो है हेडलाइन मुद्रा स्फीति से जो है किन घटकों को हटा दिया जाता है। तो हमेशा यहाँ से खाद्य और ऊर्जा यानी कि खाद्य और ईंधन की जो कीमतें हैं इनको यहाँ से जो है वो हटा दिया जाता है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक यानी कि होल प्राइस इंडेक्स की गणना के लिए किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है। तो होल प्राइस इंडेक्स की गणना के लिए लेस्पियर के सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, लेस्पियर के सूचकांक का प्रयोग जो है होल प्राइस इंडेक्स ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का गठन 1999 में किन दो विभागों के विलय से किया गया था। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो है इसका गठन जो हुआ था वो NSSO और साथ ही साथ CSO के विलय से हुआ था।
तो यहाँ पर जो है सॉरी मोस्पी की बात हो रही है, यहाँ पर मैंने NSSO लिख दिया है। तो मोस्पी का जो गठन हुआ था वो आपके सांख्यिकी विभाग और साथ ही साथ कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, जो मैंने लिखा था वो NSO की बात की थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपसे मोस्पी के बारे में पूछा गया है। तो मोस्पी का जो गठन हुआ था वो सांख्यिकी विभाग और साथ ही साथ कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, इन दोनों को मिलाकर जो है 1999 में यहाँ पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का जो है वो गठन किया गया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण यानी कि NSS की शुरुआत जो है वो किस वर्ष में की गई थी, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक डेटा एकत्र करना था। तो NSS की शुरुआत जो की गई थी वो 1950 में की गई थी। कब की गई थी? 1950 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO के 4 प्रमुख प्रभागों में से कौन सा प्रभाग जो है वो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षणों की योजना बनाने और प्रश्नावली डिजाइन करने के लिए जिम्मेदार है? तो वो आपका है HDRD यानी कि सर्वेक्षण डिजाइन और अनुसंधान प्रभाग। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सर्वेक्षण डिजाइन और अनुसंधान प्रभाग, ये जो है आपका सर्वेक्षणों की योजना बनाने और प्रश्नावली डिजाइन करने के लिए जिम्मेदार है। और आप सभी को मैंने बता रखा है कि जो FOD है इसका मुख्यालय फरीदाबाद नई दिल्ली में स्थित है। बाकी आपके जितने भी हैं इन सभी का मुख्यालय जो है वो कोलकाता में स्थित है, ठीक है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि आयु निर्भरता अनुपात यानी कि एज डिपेंडेंसी रेशियो की गणना का सही सांख्यिकी सूत्र क्या है? तो यहाँ पर आयु निर्भरता अनुपात जो होता है आपका, इसमें आपके 0 से 14 वर्ष की जनसंख्या प्लस इसके बाद जो 65 वर्ष से अधिक हैं इन दोनों का योग करना है और बटे में 15 से लेके 64 वर्ष तक की जो जनसंख्या है इससे भाग करने के बाद 100 से गुणा करना है। तो यहाँ पर आयु निर्भरता अनुपात जो है आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 15 से 64 वर्ष की जनसंख्या है यानी कि जो कार्यशील जनसंख्या है, जो कहीं ना कहीं कार्य कर रही है, बाकी जो 0 से 14 वर्ष हैं और जिनकी उम्र 65 वर्ष से अधिक है वो कहीं पर कार्य नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो किसी न किसी पर निर्भर हैं, इसीलिए बोला गया है आयु निर्भरता अनुपात। तो इस प्रकार से ज्ञात की जाती है, ठीक है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करते समय किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है? तो राष्ट्रीय गणना के लिए हम लोग यहाँ पर याद रखेगा उत्पाद विधि यानी कि प्रोडक्ट मेथड का प्रयोग करते हैं, आय विधि यानी कि इनकम मेथड का प्रयोग भी करते हैं, व्यय विधि का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन आयात निर्यात विधि का प्रयोग जो है वो नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो इसका विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही माना जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय आय में मूल्य वर्धित विधि यानी कि वैल्यू एडेड मेथड के अंतर्गत किसी फर्म के मूल्य वर्धन की गणना जो है वो कैसे की जाती है? तो किसी भी फर्म के अगर मूल्य वर्धन की गणना करनी है तो इसके लिए आप जो है किसका प्रयोग करेंगे? तो याद रखेगा जो उत्पादन का मूल्य होगा उससे आपको यहाँ पर मध्यवर्ती उपभोग जो है वो घटा देने हैं। क्या बताया गया यहाँ पर कि अगर आपको मूल्य वर्धित विधि यानी कि वैल्यू एडेड मेथड का प्रयोग करना है मूल्य वर्धन की गणना करने के लिए, तो मूल्य वर्धन बराबर क्या हो जाएगा? उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपयोग उपभोग, ठीक है। इसको आप माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आपका मूल्यवर्धन आ जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि यदि मुद्रास्फीति की दर नकारात्मक हो जाती है तो इस सांख्यिकी घटना को अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है? तो जब भी मुद्रास्फीति की दर जो है वो क्या होगी? नकारात्मक होगी, तो इस घटना को डिफ्लेशन यानी कि अपस्फीति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपस्फीति बोला जाता है। ये याद रखिएगा, मुद्रास्फीति की दर जब नकारात्मक होती है तो सांख्यिकी घटना को अर्थशास्त्र में अपस्फीति बोलते हैं, डिफ्लेशन बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक मापांक व्यापक मुद्रा का हिस्सा है लेकिन संकीर्ण मुद्रा का हिस्सा नहीं है? तो आप सभी को पता होगा संकीर्ण मुद्रा होती है आपकी M1 और व्यापक मुद्रा होती है आपकी M3। तो M3 में आप सभी को पता होगा कि बैंकों की सावधि जमा शामिल होती है जो कि M1 में नहीं होती है। तो इसका मतलब विकल्प नंबर सी यहाँ पर जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि तरलता अनुपात की गणना जो है वो किस आधार पर की जाती है? जो तरलता है इसकी यहाँ पर गणना जो है वो किस प्रकार से की जाती है? तो याद रखिएगा कि जो बैंकों की निवल मांग है और जो समय देनदारियां हैं इसी के आधार पर जो है वो तरलता अनुपात की गणना की जाती है। याद रखिएगा, तरलता अनुपात के लिए बैंकों की निवल मांग और समय देनदारियां इसी के आधार पर जो है वो तरलता अनुपात ज्ञात किया जाता है।
अगला देखिए, अगला कह रहा है कि सांख्यिकी आंकड़ों में आधार प्रभाव का क्या अर्थ है। जो आधार प्रभाव होता है इसका यहाँ पर क्या कारण है या क्या अर्थ है, तो याद रखिएगा पिछले वर्ष की इसी अवधि में जो कीमत के स्तर का चालू वर्ष की मुद्रास्फीति दर पर प्रभाव पड़ता है उससे ही आधार प्रभाव कहते हैं। क्या बोलते हैं, इससे यहाँ पर आधार प्रभाव बोला जाता है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि श्रम बाजार के संदर्भ में श्रम बल और कार्य बल के बीच में क्या अंतर होता है। श्रम बल और कार्य बल के बीच में जो है क्या अंतर होता है, आपसे ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा जो कार्य बल है इसमें जो है केवल नियोजित लोग शामिल होते हैं। कार्य बल का मतलब जो लोग कहीं ना कहीं वास्तव में कार्य कर रहे हैं उनको केवल कार्य बल में शामिल किया जाता है। लेकिन श्रम बल में क्या होता है, जो कार्य कर रहे हैं उनको भी शामिल किया जाता है और जो बेरोजगार हैं उनको भी शामिल किया जाता है। तो कार्यबल में जो है केवल नियोजित लोग शामिल होते हैं, जबकि श्रम बल में क्या होता है, नियोजित और बेरोजगार इन दोनों को यहाँ पर जो है शामिल किया जाता है। तो ये दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बीच का अंतर जो है वो मुख्य सांख्यिकी घटक क्या है, यानी कि जीडीपी और जीएनपी के बीच का मुख्य अंतर। तो आप सभी को पता होगा, अभी मैंने बताया था इन दोनों के बीच का जो मुख्य अंतर होता है वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि विदेशों से निवल कारक आय, ये यहाँ पर जो है इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि सीपीआई यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में लेस्पियर सूचकांक में भारांक के किस आधार पर तय किए जाते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो लेस्पियर का सूचकांक होता है इसमें भारांक के रूप में हम लोग आधार वर्ष की मात्रा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, आधार वर्ष की मात्रा का जो है प्रयोग किया जाता है। तो इसका विकल्प नंबर बी यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कथन यहाँ पर दिया गया कि मुद्रास्फीति के दौरान देनदारों को लाभ होता है, यानी कि जब मुद्रास्फीति होती है तो उस समय देनदारों को लाभ होता है। बिल्कुल सही, यहाँ पर मुद्रास्फीति जब होती है तो उस समय जो देनदार होते हैं उनको यहाँ पर लाभ होता है। कारण में क्या बता रहा है कि मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा की क्रय शक्ति जो है वो कम हो जाती है। क्या होता है, मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है, इसी कारण यहाँ पर जो है वो देनदारों को लाभ होता है। कुल मिला के दोनों सही हैं और आर यहाँ पर एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, अगला देखिए, अगला कह रहा है कि जनसांख्यिकी में जनसंख्या घनत्व यानी कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है इसकी गणना कैसे की जाती है। तो जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने के लिए हमेशा याद रखिएगा कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से भाग करते हैं। अगर आपको जनसंख्या घनत्व निकालना है तो कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से ज्ञात किया जाएगा प्रति वर्ग किलोमीटर में, तब इससे यहाँ पर जनसंख्या घनत्व निकाला जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला कह रहा है कि भारत के सांख्यिकी प्रशासन में आर्थिक सलाहकार का कार्यालय किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो याद रखिएगा आर्थिक सलाहकार का जो कार्यालय होता है ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। किसके अंतर्गत कार्य करता है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। और आपको मैंने बताया था कि जो WPI होता है यानी कि होल प्राइस इंडेक्स होता है इसका संचालन यानी कि इसके आंकड़े कौन जारी करता है, तो यही आपका आर्थिक सलाहकार का जो कार्यालय होता है यही होल प्राइस इंडेक्स के आंकड़े जारी करता है, जो कि किसके अंतर्गत कार्य करता है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अगला देखिए, अगला कह रहा है यहाँ पर कि स्टैगफ्लेशन एक ऐसी आर्थिक स्थिति है जिसकी सांख्यिकी विशेषता होती है। तो याद रखिएगा स्टैगफ्लेशन की स्थिति में यहाँ पर उच्च बेरोजगारी होती है और उच्च मुद्रास्फीति होती है। मतलब आप बता सकते हैं कि जब बेरोजगारी जो है उच्च सीमा पर होती है और यहाँ पर मुद्रास्फीति भी उच्च होती है तो उस स्थिति को क्या बोला जाता है, स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में M1 आपका 1000 करोड़ है और डाकघर बचत बैंकों में बचत जमा जो है वो 200 करोड़ है, तो M2 का मान क्या होगा। आप सभी को पता है, मैंने बता रखा है कि जो M2 होता है इसमें आपका M1 शामिल होता है और साथ ही साथ यहाँ पर जो है डाकघर की जो बचत होती है इसको भी शामिल किया जाता है। डाकघर बचत को भी इसमें शामिल किया जाता है। तो M1 का मान कितना है, 1000 करोड़, तो ये हो जाएगा 1000। डाकघर में कितना है, 200 करोड़, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा टोटल आपका, ये हो जाएगा 1200 करोड़। ये यहाँ पर जो है M2 में आपका M2 में यहाँ पर जो है ये कितना आ जाएगा, 1200 करोड़। तो इसका विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन में स्व उपभोग के लिए
उत्पादित वस्तुओं का मूल्य का क्या किया जाता है, यानी कि जब राष्ट्रीय आय लेखांकन किया जाता है, जब राष्ट्रीय आय ज्ञात की जाती है, तो उस समय जो स्वयं उपभोग के लिए उत्पादित वस्तुएं, यानी कि जिनका उपभोग आप स्वयं कर रहे हैं, उनका जब आप उत्पादन करते हैं तो उनके मूल्य का क्या किया जाता है। तो याद रखिएगा, इसे जो है एक अनुमानित मूल्य देकर जो है वो राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। जो भी वस्तुएं आप स्वयं उपभोग करते हैं उनको एक अनुमानित मूल्य देकर जो है राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला कह रहा है कि फिलिप्स वक्र किन दो सांख्यिकी चरों के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध दर्शाता है। तो फिलिप्स वक्र जो है ये आपका मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी दर, किसके बीच, मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी दर के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध दर्शाता है। मतलब यहाँ पर फिलिप्स वक्र के अनुसार अगर बात की जाए तो जब मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो बेरोजगारी दर घटेगी, और जब बेरोजगारी दर बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति घटेगी, क्योंकि इनके बीच का जो संबंध है वो इनवर्स संबंध है। ठीक है, अगला देखिए, अगला कह रहा है यहाँ पर कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे डेटा के अनुसार भारत में विस्तृत श्रम बल भागीदारी दर में किसे शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए, किसकी बात हुई यहाँ पर, विस्तृत श्रम बल भागीदारी, तो इसमें जो आपकी प्रमुख स्थिति होती है यानी कि जो प्रिंसिपल स्टेटस होता है और जो सहायक स्थिति होती है, इन दोनों को यहाँ पर जो है इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला यहाँ पर कह रहा है कि शिशु मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर के बीच आयु वर्ग में क्या अंतर है। तो आप सभी को मैंने बताया है कि जब भी आपको क्या ज्ञात करना है यहाँ पर, शिशु मृत्यु दर, तो शिशु मृत्यु दर में हमेशा यहाँ पर जो आयु वर्ग लेते हैं वो 1 वर्ष से कम लेते हैं, लेकिन जब यहाँ पर बाल मृत्यु दर की बात होगी तो यहाँ पर आयु वर्ग जो होगा वो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर जो है वो शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो शिशु मृत्यु दर के लिए 1 वर्ष से कम और बाल मृत्यु दर के लिए 5 वर्ष से कम। ठीक है, अगला देखिए, अगला कह रहा है कि आईआईपी के संकलन में निम्नलिखित में से कौन सा डेटा स्रोत विनिर्माण क्षेत्र के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। तो विनिर्माण क्षेत्र के लिए औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के आंकड़े प्रयोग किए जाते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, जब भी यहाँ पर हम लोग आईआईपी की बात करेंगे तो इसके लिए यहाँ पर जो है विनिर्माण, जो मैन्युफैक्चरिंग है, इस क्षेत्र के लिए मुख्य रूप से क्या उपयोग किया जाएगा, औद्योगिक नीति और साथ ही साथ संवर्धन विभाग के आंकड़े जो है यहाँ पर वो प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की आय विधि में मिश्रित आय का क्या अर्थ होता है। जो राष्ट्रीय आय की आय विधि है इसमें जो है मिश्रित आय का क्या मतलब है। तो याद रखिएगा कि स्वनियोजित व्यक्तियों की आय जो है, जिसमें मजदूरी, किराया, ब्याज, लाभ, इन सभी का मिश्रण होता है, इससे यहाँ पर मिश्रित आय कहते हैं। आप सभी को पता है स्वनियोजित का मतलब, जो यहाँ पर व्यक्ति अपना काम खुद कर रहे हैं, तो वही बताया गया कि स्वनियोजित व्यक्तियों की आय जिसमें आपका मजदूरी होता है, किराया होता है, ब्याज होता है, लाभ होता है, इन सभी का मिश्रण जो है इसमें शामिल होता है। ठीक है, मिश्रित आय में। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक का उपयोग मुख्य रूप से किस सांख्यिकी माप के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक का उपयोग हम लोग जो है वो आय की असमानता मापने के लिए प्रयोग करते हैं। किसके लिए करते हैं, आय की असमानता मापने के लिए लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक का प्रयोग किया जाता है। अगला कह रहा है कि यदि गिनी गुणांक का मान 0 है तो यह सांख्यिकी रूप से क्या दर्शाएगा। तो याद रखिएगा, अगर गिनी गुणांक का मान 0 है तो ये आपका पूर्ण आय समानता दिखाएगा, यानी कि परफेक्ट इनकम इक्वलिटी यहाँ पर दर्शाएगा जब गिनी गुणांक का मान 0 होगा, यानी कि 0 होगा। अगला यहाँ पर कह रहा है कि पूंजी निर्माण या निवेश राष्ट्रीय सांख्यिकी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो पूंजी निर्माण है या फिर निवेश है, ये राष्ट्रीय आय सांख्यिकी का जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है। जो पूंजी निर्माण है इसको यहाँ पर जो है किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, जो सकल घरेलू निवेश होता है इसी को पूंजी निर्माण या निवेश के रूप में जाना जाता है। सकल घरेलू निवेश को ही जो है पूंजी निर्माण या फिर निवेश राष्ट्रीय आय का जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। अगला यहाँ पर कह रहा है, गांधीजी कथन में दिया गया है कि आरबीआई द्वारा रेपो दर बढ़ाने से अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति कम होने की संभावना होती है। जब आरबीआई यहाँ पर रेपो दर क्या करता है, बढ़ाता है, तो उस समय जो है अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति जो है वो कम होने की संभावना होती है। बिल्कुल सही बात है, जब रेपो दर बढ़ती है तो यहाँ पर मुद्रा आपूर्ति कम होगी, ये सही है। फिर कह रहा है कि उच्च रेपो दर से वाणिज्य बैंकों के लिए
आरबीआई से ऋण लेना महंगा हो जाता है, जिससे वे जनता के लिए ऋण जो है वो ब्याज दरें बढ़ा देते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। जब रेपो दर बढ़ेगी तो मुद्रा आपूर्ति की कमी आएगी, और उच्च रेपो दर बढ़ने से जो वाणिज्य बैंक जो है जो आरबीआई से ऋण लेते हैं वो उनको और महंगा पड़ेगा, और जब उनको महंगा पड़ेगा तो वो जनता को भी लिए ब्याज दर बढ़ा देंगे। तो कुल मिला के ए और आर दोनों सही हो जाएंगे, और ए यहाँ पर इसकी सही व्याख्या भी करेगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि जनसंख्या का प्रतिस्थापन स्तर प्राप्त करने का दीर्घकालिक जनसांख्यिकी प्रभाव क्या होता है। तो यहाँ पर जनसंख्या का प्रतिस्थापन स्तर प्राप्त करने का जो दीर्घकालिक जनसांख्यिकी प्रभाव है वो हमेशा शून्य जनसंख्या वृद्धि का जो है प्राप्त होना है। क्या है? शून्य जनसंख्या वृद्धि का प्राप्त होना जो है वो दीर्घकाल में जनसंख्या स्थिर होना, मतलब जितने लोग जन्म ले रहे हैं उतने ही लोगों की मृत्यु हो रही है। तो यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि जो है वो बिल्कुल स्थिर हो गई है। तो वही बताया गया कि शून्य जनसंख्या वृद्धि का प्राप्त होना मतलब दीर्घकाल में जनसंख्या यहाँ पर स्थिर होना। अगला यहाँ पर कह रहा है कि भारत के सांख्यिकी सिस्टम में सीएसओ यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय और एनएसएसओ का विलय करके एनएसओ का गठन किस वर्ष के कैबिनेट प्रस्ताव द्वारा किया गया था। तो ये तो आप सभी को पता होगा, 2019 के प्रस्ताव द्वारा किया गया था। ठीक है, कभी कभी मई 2019 भी लिख किया जाता है। तो याद रखिएगा, सांख्यिकी सूचकांकों के परीक्षण में वह कौन सा परीक्षण है जो फिशर का आदर्श सूचकांक संतुष्ट करता है लेकिन लेस्पेयर और पाश्चे के सूचकांक को संतुष्ट नहीं करता है। वैसे इस क्वेश्चन की जरूरत यहाँ पर नहीं थी। ठीक है, चलिए लेकिन आ गया। तो यहाँ पर देखिए, याद रखिएगा अगर हम लोग फिशर के आदर्श सूचकांक की बात करें तो ये आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट यानी कि समय उत्क्रमणता परीक्षण और कारक उत्क्रमण परीक्षण यानी कि फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, इन दोनों को यहाँ पर ये संतुष्ट करता है। तो आप सभी को पता होगा, ठीक है, कि फिशर का आदर्श सूचकांक जो है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट और यहाँ पर कारक यानी कि फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, इन दोनों को संतुष्ट करता है। अगला देखिए, अगला यहाँ पर कह रहा है कि मुद्रा का परिमाण सिद्धांत जो है यानी कि यहाँ पर फिशर के समीकरण, फिशर का समीकरण क्या है? mv बराबर pt। ये जो है आपका फिशर का समीकरण है किसका? मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का। तो इसमें पूछा गया है कि v क्या दर्शाता है। जो यहाँ पर v है ये क्या दर्शाता है? तो ये यहाँ पर जो है मुद्रा का संचलन वेग दर्शाता है। क्या दर्शाता है? मुद्रा का संचलन वेग जो है यहाँ पर ये v दर्शाता है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि सामान्य प्रजनन दर की गणना के लिए विभाजक के रूप में किस सांख्यिकी समूह का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सामान्य प्रजनन दर की बात हुई है। तो आपको प्रजनन यहाँ पर आयु पता होगी, मैंने आप सभी को बताया था 15 से लेके 49 वर्ष होती है यहाँ पर आयु, जो प्रजनन आयु होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया कि सामान्य प्रजनन दर की गणना के लिए विभाजक, विभाजक का मतलब बट्टे में जो है किस सांख्यिकी समूह का उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है 15 से 49 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं की जो कुल संख्या होगी इससे हम लोग यहाँ पर भाग करेंगे। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रयोज्य आय का सही सांख्यिकी समीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके पहले जो मैंने आप सभी को बताया था वो व्यक्तिगत प्रयोज्य आय थी। ठीक है, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय के लिए हम लोग व्यक्तिगत आय से जो है व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर माइनस करते थे, लेकिन यहाँ पर आपको क्या बताना है? यहाँ पर आपको राष्ट्रीय प्रयोज्य आय बतानी है। और राष्ट्रीय प्रयोज्य आय ज्ञात करने के लिए याद रखिएगा बाजार कीमत पर एनएनपी और प्लस यहाँ पर शेष विश्व से निवल चालू अंतरण, इन दोनों को ऐड किया जाएगा, तब आपको राष्ट्रीय प्रयोज्य आय मिलेगी। ये याद रखिएगा, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय बराबर क्या होता है? बाजार कीमत पर एनएनपी। ठीक है, यानी कि और इसके अलावा शेष विश्व से निवल चालू अंतरण, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर राष्ट्रीय प्रयोज्य आय मिल जाएगी। अगला यहाँ पर कह रहा है कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण में प्रमुख स्थिति के तहत जो है किसी व्यक्ति को नियोजित माने जाने के लिए उसे 365 दिनों की संदर्भ अवधि में कम से कम कितने दिनों के लिए काम करना होगा। तो यहाँ पर जो है प्रमुख स्थिति की बात हुई है। तो जब भी पीएलएफएस के प्रमुख स्थिति की बात होगी तो यहाँ पर नियोजित तभी माना जाएगा जब वो 183 दिन या वर्ष का अधिकांश समय जो है वो कार्यरत रहेगा, तब उसको यहाँ पर जो है नियोजित माना जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो इसका विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि पीएलएफएस में सहायक आर्थिक गतिविधि स्थिति के तहत रोजगार का निर्धारण करने के लिए 365 दिनों की संदर्भ अवधि में न्यूनतम कार्य अवधि, इसके पहले वाले में क्या पूछा गया था?
तो यहाँ पर बोला गया था कम से कम कितने दिन कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 180 दिन था, लेकिन अब की बार यहाँ पर जो बात हुई है इस क्वेश्चन में, सहायक आर्थिक गतिविधि स्थिति के लिए तहत रोजगार का निर्धारण करने के लिए 365 दिनों में न्यूनतम यहाँ पर कार्य अवधि पूछी गई है। तो न्यूनतम कार्य अवधि याद रखेगा कम से कम 30 दिन होती है। कितनी है? न्यूनतम यहाँ पर जो है वो 30 दिन यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। अगला जाइए, अगला कह रहा है कि सूचकांकों के सांख्यिकी विश्लेषण में आधार परिवर्तन की तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है। आधार परिवर्तन तभी किया जाता है जब यहाँ पर जो आपका बेस शेयर है उसका मान 100 के आसपास नहीं रहता है। तो आधार परिवर्तन को हमेशा आपको 100 बनाना है। जो आपका बेस शेयर होगा उसका मान कितना होना चाहिए? सामान्य होना चाहिए और 100 होना चाहिए। तो वही बताया गया कि पुराने आधार वर्ष को किसी नए और अधिक प्रासंगिक वर्ष में अद्यतन करना, जिससे नए आधार वर्ष का मान कितना हो जाए? 100 हो जाए, ठीक है। तो आधार वर्ष का मान कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। अगला देखिए, अगला यहाँ पर कह रहा है कि दो अलग अलग आधार वर्षों वाली मूल्य सूचकांक श्रृंखलाओं को गणितीय रूप में एक सतत और तुलनीय श्रृंखला में जोड़ने की सांख्यिकी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जब भी आप दो अलग अलग आधार वर्ष वाली या फिर सूचकांक श्रृंखलाओं को गणितीय रूप में जोड़ते हैं तो उससे बोला जाता है स्प्लाइसिंग, या फिर सिरोबद्ध भी बोलते हैं। स्प्लाइसिंग या हिंदी में कभी कभी सिरोबद्ध लिख के आ जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। स्प्लाइसिंग लिखा हो या फिर सिरोबद्ध लिखा हो। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि आर्थिक सांख्यिकी में अपस्फीतीकरण की तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता है। यहाँ पर जो अपस्फीति है इसका प्रयोग जो है यहाँ पर किस लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा कि चालू कीमतों पर व्यक्त मूल्यों का जो मूल्य सूचकांक है इसका उपयोग करके स्थिर कीमतों में बदलने के लिए, इसके लिए जो है यहाँ पर अपस्फीतीकरण का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, आर्थिक सांख्यिकी में अपस्फीतीकरण तकनीक का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं कि चालू कीमतों पर व्यक्त मूल्यों को मूल्य सूचकांक का उपयोग करके जो है वो स्थिर कीमतों में बदलने के लिए, ठीक है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के जो है मौद्रिक समुच्चय यानी कि M4 में M3 के साथ किसे अतिरिक्त घटक के रूप में शामिल किया जाता है। अभी मैंने बताया था यहाँ पर कि M4 में जो है वो किसे शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर जो है डाकघर बचत संगठनों की जो कुल जमा राशियां हैं इनको शामिल किया जाता है, लेकिन इसमें राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों को छोड़कर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो M4 ज्ञात करने के लिए इसके साथ आपको M3 ऐड करना है, और M3 के साथ साथ आपको यहाँ पर क्या ऐड करना है? यहाँ पर डाकघर बचत संगठनों की कुल जमा राशियां, ठीक है। अगला देखिए, अगला यहाँ पर कह रहा है कि बैंकिंग सांख्यिकी में मुद्रा गुणक को नकद जमा अनुपात यानी कि CDR की बात हो रही है, और आरक्षित जमा अनुपात यानी कि RDR के बीजगणितीय रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है। तो इसका तो आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला यहाँ पर होता है इसका M बराबर 1 प्लस CDR, और बट्टे में आपका होता है यहाँ पर CDR और प्लस RDR का मतलब है आरक्षित जमा अनुपात, ठीक है, ये याद रखेगा। आरक्षित जमा अनुपात यानी कि रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, और CDR का मतलब होता है आपका नकद जमा अनुपात, ठीक है, यानी कि करेंसी डिपॉजिट रेशियो। तो 1 प्लस CDR और बट्टे में आपका ये हो जाएगा। तो ये आपका सही हो जाएगा। वैसे तो ये विकल्प नंबर बी में दिया है, लेकिन यहाँ पर सही से लिखा नहीं गया है, ठीक है। तो कुल मिला के आपका ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है, तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की तरलता समायोजन सुविधा के अंतर्गत जो है मुख्य रूप से किन दो नीतिगत दरों का संचालन किया जाता है। किसकी बात हुई है? भारतीय रिजर्व बैंक की तरलता समायोजन सुविधा की बात हुई है। तो तरलता समायोजन सुविधा की बात होगी तो इसमें हमेशा रेपो दर और रिवर्स रेपो दर को जो है इनका संचालन किया जाता है। तो ये याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की तरलता समायोजन सुविधा के अंतर्गत मुख्य रूप से रेपो दर और रिवर्स रेपो दर को जो है नीतिगत दरों का संचालन के लिए किया जाता है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि सीमांत स्थायी सुविधा के तहत वाणिज्यिक बैंक तरलता संकट के दौरान किस कोटे के अंतर्गत अपनी सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर आरबीआई से जो है वो रातों रात ऋण ले सकता है। आरबीआई से जो है वो रातों रात ऋण ले सकता है। तो वो आपका होता है SLR कोटे के अंतर्गत। कब होता है? SLR कोटे के अंतर्गत जो है यहाँ पर आरबीआई से रातों रात जो है वो ऋण ले सकता है, ठीक है। कौन? वाणिज्यिक बैंक। ये आप लोग याद रखिएगा।
अगला कह रहा है कि जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के द्वितीय चरण की मुख्य सांख्यिकी विशेषता क्या है जो जनसंख्या विस्फोट का कारण बनती है। तो जनसंख्या विस्फोट का अगर कारण की बात की जाए तो जब उच्च जन्म दर होती है और तेजी से गिरती मृत्यु दर, मतलब यहाँ पर जन्म दर आपकी तेजी से बढ़ती है लेकिन जो मरने वालों की संख्या है वो गिरती जाती है धीरे धीरे, तब यहाँ पर जनसंख्या विस्फोट का कारण उत्पन्न होता है। इसके बाद अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन प्रणाली में सकल पूंजी निर्माण के 3 प्राथमिक घटक कौन से हैं। यहाँ पर जो है सकल पूंजी निर्माण के 3 प्राथमिक घटक पूछ रहा है, तो याद रखिएगा सकल स्थायी पूंजी निर्माण प्लस स्टॉक में परिवर्तन और प्लस मूल्यवान वस्तुएं, ये तीनों यहाँ पर जो है वो राष्ट्रीय आय लेखांकन में सकल पूंजी निर्माण के जो है 3 प्राथमिक घटक है। कौन कौन से? सकल स्थायी पूंजी निर्माण, साथ में स्टॉक में परिवर्तन और मूल्यवान वस्तुएं। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के संकलन के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा मुख्य रूप से किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है। तो याद रखेगा आईआईपी के संकलन की बात हुई है, तो आईआईपी के संकलन के लिए यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं? लेशपियर के सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। अगला यहाँ पर कह रहा है कि भारत में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते के संशोधन के लिए किस मूल्य सूचकांक के डेटा का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए किसकी बात हुई है? भारत में जो है वो सरकारी कर्मचारियों और साथ ही साथ पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते की बात हुई है। तो इसके लिए याद रखिएगा सीपीआई आईडब्ल्यू का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सीपीआई औद्योगिक श्रमिक का जो है यहाँ पर इसके लिए प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मूल्य स्तर को मापने वाले कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि जो सीपीआई-एएल है, इसका वर्तमान आधिकारिक वर्ष क्या है। तो अगर मैं इसके वर्तमान आधिकारिक वर्ष की बात करूं तो ये आपका 2019 है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि सांख्यिकी में वास्तविक जीडीपी की गणना का सही सूत्र क्या होता है। यहाँ पर जो है आपसे किसके बारे में पूछ रहा है? वास्तविक जीडीपी के बारे में पूछा है। तो वास्तविक जीडीपी के लिए याद रखेगा सांकेतिक जीडीपी और बटे में होता है आपका जीडीपी डिफ्लेटर गुणे 100, क्योंकि आप सभी को याद होगा मैंने भी आपको बताया था फॉर्मूला कि जीडीपी डिफ्लेटर, याद रखिएगा जीडीपी डिफ्लेटर बराबर क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी और बटे में हो जाएगा रियल जीडीपी और गुणे में 100। तो इस बार आपसे यहाँ पर वास्तविक जीडीपी पूछा गया है, मतलब इसकी बात हो रही है रियल जीडीपी की। तो जब रियल जीडीपी निकालेंगे तो इसको आप यहाँ पर ले आइए और जो ये दिया गया है ये यहाँ बटे में आ जाएगा। तो वही दिया गया है रियल जीडीपी बराबर आपका नॉमिनल जीडीपी यानी कि सांकेतिक जीडीपी और बटे में आ जाएगा यहाँ पर आपका क्या? जीडीपी डिफ्लेटर और गुणे में हो जाएगा 100। तो ये विकल्प नंबर बी बन जाएगा। ये फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय की आधिकारिक गणना जो है वो मुख्य रूप से किस राष्ट्रीय आय मापांक को कुल जनसंख्या से विभाजित करके ज्ञात की जाती है। तो राष्ट्रीय आय की गणना जो है यहाँ पर याद रखिएगा कि साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है इसी के द्वारा जो हम लोग यहाँ पर राष्ट्रीय आय ज्ञात करते हैं। जो साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है इसे क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय। तो यहाँ पर जब प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करनी होगी तो यहाँ पर कुल जनसंख्या को हम लोग राष्ट्रीय आय यानी कि साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद से भाग करेंगे, ठीक है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि मुद्रा बाजार के सांख्यिकी वर्गीकरण में मांग मुद्रा उपकरणों की परिपक्वता अवधि कितनी होती है। यहाँ पर मुद्रा बाजार के सांख्यिकी वर्गीकरण में मांग मुद्रा उपकरणों की परिपक्वता अवधि पूछ रहा है। तो परिपक्वता अवधि जो है इसकी 1 दिन, यानी कि आप रातों रात बोल सकते हैं, ओवरनाइट बोल सकते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग यानी कि डीईएस का प्रमुख कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये जो है आपके राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि एसडीपी और जिलेवार प्रति व्यक्ति आय का जो है अनुमान लगाना, ये जो है आपके उत्तर प्रदेश सरकार के अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग डीईएस का प्रमुख कार्य है। कभी कभी इसका मुख्यालय पूछा जाता है, तो इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई कंबाइंड के संपूर्ण उपभोग बास्केट में सर्वाधिक भारांक जो है वो किस मुख्य समूह को दिया गया है। तो यहाँ पर जो है सर्वाधिक भारांक किसको दिया गया है? किसमें बात हो रही है? सीपीआई कंबाइंड में। तो सीपीआई कंबाइंड में जो है खाद्य और पेय पदार्थों को जो है वो सर्वाधिक भारांक दिया गया है। अगला कह रहा है यहाँ पर कि जनसांख्यिकी विज्ञान में
प्रजनन क्षमता सांख्यिकी और जैविक रूप से क्या दर्शाती है? प्रजनन क्षमता की बात हो रही है, तो प्रजनन क्षमता का मतलब यहाँ पर एक महिला या फिर जोड़े की जो है बच्चे पैदा करने की जो शारीरिक और जैविक क्षमता है, उसी को यहाँ पर प्रजनन क्षमता बोला जाता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यदि किसी देश की अशोधित जन्म दर, यहाँ पर आपको दिया गया CBR 25 प्रति हजार और अशोधित मृत्यु दर यानी कि CDR 8 प्रति हजार, तो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर यानी कि नेचुरल ग्रोथ रेट आपसे पूछ रहा है, तो प्रतिशत में कितनी होगी, और वो भी प्रतिशत में। अभी आपको याद होगा मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था नेचुरल ग्रोथ रेट का, क्या बताया था? CBR माइनस होता है CDR, यानी कि जो अशोधित जन्म दर है इससे आप अशोधित मृत्यु दर घटाइए। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको ये 25 प्रति हजार दिया गया और ये 8 प्रति हजार दिया गया है, तो 25 माइनस 8 अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा 17 प्रति हजार। ये आपको दिया गया, ये ध्यान दीजिएगा प्रति हजार लिखा है, ठीक है, प्रति हजार। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 17 प्रति हजार का मतलब बटे में आ जाएगा 1000, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अब 10 से इसको भाग करेंगे तो 1.7% आ जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप प्राकृतिक वृद्धि दर जो है वो ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पर अशोधित जन्म दर माइनस अशोधित मृत्यु दर करके, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा प्रति हजार दिया गया है, इसलिए यहाँ पर इस तरह से किया जाएगा। अगला देखिए, अगला यहाँ पर कह रहा है इसमें कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा शहरी क्षेत्रों के लिए PLFS के प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेत जो है वो किस आवृत्ति पर जारी किए जाते हैं? यहाँ पर किसकी बात हुई है? PLFS की। अभी मैंने बताया था कि PLFS अब जो है वो त्रैमासिक यहाँ पर जो है जारी करता है, त्रैमासिक यहाँ पर जो है आंकड़े जारी करता है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि खुले बाजार की क्रियाएं जो है वो बैंकिंग सांख्यिकी में किस गतिविधि को संदर्भित करती हैं? खुले बाजार की जो क्रियाएं होती हैं वो बैंकिंग सांख्यिकी में किस गतिविधि को संदर्भित करती हैं? तो याद रखिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में तरलता को नियंत्रित करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री, इनको जो है यहाँ पर संदर्भित करती हैं। जो खुले बाजार की क्रियाएं हैं वो बैंकिंग सांख्यिकी में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में तरलता को नियंत्रित करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री पर जो है यहाँ पर संदर्भित करती हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है कि भारत में पूर्ण गरीबी के मापन के लिए मुख्य रूप से किस सांख्यिकी विधि का यहाँ पर अनुपात जो है वो किया जाता है? किसकी बात हुई है? पूर्ण गरीबी के लिए। तो पूर्ण गरीबी के लिए यहाँ पर हेड काउंट अनुपात का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हेड काउंट रेशियो का प्रयोग जो है यहाँ पर पूर्ण गरीबी अनुपात के लिए जो है किया जाता है। अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय आय अनुमानों में स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर की गणना क्यों अनिवार्य है? तो राष्ट्रीय आय अनुमान में स्थिर कीमत पर अगर वृद्धि दर की गणना करनी है तो यहाँ पर जो है पूछ रहा है क्यों अनिवार्य है? तो याद रखिएगा, केवल मूल्य वर्धित यानी कि जो मुद्रास्फीति है इसके कारण होने वाले आय में जो कृत्रिम उछाल है इसको हटाने और वास्तविक उत्पादन वृद्धि को मापने के लिए जो है यहाँ पर स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर की गणना की जाती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पर कह रहा है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि IIP के उपयोग आधारित वर्गीकरण के अंतर्गत कुल कितनी श्रेणियां शामिल हैं? तो यहाँ पर जो है अगर यहाँ पर कितनी श्रेणियों की बात की जाए यूज्ड बेस क्लासिफिकेशन की, तो यहाँ पर 6 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी हैं? प्राथमिक है, पूंजीगत है, मध्यवर्ती है, बुनियादी ढांचा है, उपभोक्ता है, टिकाऊ यहाँ पर, ठीक है। और इसमें जो सबसे ज्यादा भारांक है वो किसका है? वो प्राथमिक क्षेत्र का है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि जनसांख्यिकी और स्वास्थ्य सांख्यिकी में रुग्णता दर सांख्यिकी रूप से क्या मापती है? तो जनसांख्यिकी और स्वास्थ्य सांख्यिकी की बात की जाए तो इसमें जो रुग्णता दर है ये किसी विशिष्ट जनसंख्या में बीमारी, रोग या फिर अस्वस्थता के प्रसार का स्तर मापती है। ये याद रखिएगा, जनसांख्यिकी और स्वास्थ्य सांख्यिकी में जो रुग्णता दर होती है ये किसी विशिष्ट जनसंख्या में बीमारी, रोग और अस्वस्थता के प्रसार का स्तर मापती है। अगला यहाँ पर दिया गया है कि भारत का आधिकारिक आर्थिक सर्वेक्षण, भारत का जो है आधिकारिक आर्थिक सर्वेक्षण जो अर्थव्यवस्था के सांख्यिकी प्रदर्शन का विस्तृत ब्यौरा देता है, किसके द्वारा तैयार और प्रकाशित किया जाता है? तो याद रखिएगा, ये वित्त मंत्रालय का जो आर्थिक मामलों का विभाग होता है, DEA, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर बोलते हैं, तो वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का जो विभाग है यही यहाँ पर जो है आर्थिक सर्वेक्षण का विस्तृत ब्यौरा देता है।
अगला देखिए, अगला कह रहा है कि सकल मूल्यवर्धन की अवधारणा को भारत के राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी में किस अंतरराष्ट्रीय मानक ढांचे के आधार पर जो है वो अपनाया गया है। तो इसको यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी लेखा 2008 के अंतर्गत जो है वो अपनाया गया है। ये याद रखिएगा कि सकल मूल्यवर्धन की अवधारणा को जो है भारत के राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी में यहाँ पर यूएनएसए 2008 यानी कि संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय लेखा प्रणाली के अंतर्गत जो है वो अपनाया गया है। ठीक है, अगला देखिए, अगला कह रहा है कि निवल घरेलू उत्पाद और निवल राष्ट्रीय उत्पाद के बीच मुख्य सांख्यिकी अंतर निम्नलिखित में से कौन सा चर यानी कि वेरिएबल होता है। तो ये आप सभी को पता होगा कि विदेशों से निवल कारक आय जो है यही इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है आपका। ठीक है, अगला देखिए, अगला कह रहा है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी कि मोस्पी के तहत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो आपका सीएसओ है, जिसे अब एनएसओ का हिस्सा बना दिया गया है, इसकी स्थापना मूल रूप से किस वर्ष की गई थी। तो सीएसओ की स्थापना जो है वो 1951 में की गई थी। कब की गई थी? 1951 में। अगला यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संकलित तरलता समुच्चय में L1 की गणना का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, L1 की गणना की बात होगी तो इसमें आपका M3 प्लस डाकघर बचत बैंकों की सभी जमा राशियां जो है इनको यहाँ पर शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि बैंक दर को सांख्यिकी रूप से वह दर परिभाषित किया जाता है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो वाणिज्य बैंकों को, जो रिजर्व बैंक है ये आपका वाणिज्य बैंकों को जो है बिना किसी संपार्श्विक के दीर्घकालिक ऋण जो है प्रदान करता है या विनिमय बिलों का भुगतान करता है। क्या बताया गया कि जो बैंक दर है इसको सांख्यिकी रूप से वह दर परिभाषित किया जाता है जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये वाणिज्य बैंकों को बिना किसी संपार्श्विक के जो है दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है या विनिमय बिलों का भुगतान करता है। अगला यहाँ पर कह रहा है कि सूचकांकों के गणितीय संकलन में यदि पाश्चे का सूचकांक 120 और लेस्पियर का सूचकांक 125 है तो फिशर का आदर्श सूचकांक क्या होगा। तो आप सभी को पता है कि फिशर का आदर्श सूचकांक जो होता है ये लेस्पियर और पाश्चे का गुणोत्तर माध्य होता है। तो यहाँ पर देखिए 120 और 125 इन दोनों का गुणोत्तर माध्य निकाल लीजिए तो लगभग 122.47 आ जाएगा। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि जनसंख्या संवेग की जनसांख्यिकी घटना का अर्थ क्या है। देखिए, जनसंख्या संवेग का मतलब क्या होता है कि जब कुल प्रजनन दर जो है इसके प्रतिस्थापन स्तर यानी कि 2.1 तक पहुंचने या उससे नीचे जाने के बाद भी युवा आयु संरचना के कारण जनसंख्या का कुछ समय तक बढ़ते रहना, ये क्या कहलाता है? आपका जनसंख्या संवेग कहलाता है। जब कुल प्रजनन दर के प्रतिस्थापन स्तर यानी कि 2.1 तक पहुंचने या फिर उससे नीचे जाने के बाद भी जो युवा वर्ग है, जो युवा आयु है, इसकी संरचना के कारण जनसंख्या में कुछ समय तक जो है वो वृद्धि होती रहती है, तो इसे बोलते हैं जनसंख्या संवेग। अगला यहाँ पर कह रहा है कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी कि PLFS के कार्य प्रणाली के तहत बेरोजगारी दर का प्रतिशत निकालने के लिए यहाँ पर विभाजक में जो है किस सांख्यिकी समूह को रखा जाता है। विभाजक में जो है कह रहा है किस सांख्यिकी समूह को रखा जाता है। तो आप सभी को पता होगा, मैंने बताया था कि जब भी आप बेरोजगारी दर ज्ञात करेंगे तो बेरोजगारी दर में हमेशा बटे में श्रम बल को रखते हैं। श्रम बल का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं और जो यहाँ पर बेरोजगार हैं, इन दोनों को शामिल किया जाएगा। तो बेरोजगारी दर निकालने के लिए हमेशा बेरोजगारों की संख्या और बटे में हमेशा श्रम बल का यूज किया जाता है। अगला कह रहा है यहाँ पर कि भारत के राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के पूर्णकालिक अध्यक्ष का आधिकारिक दर्जा भारत सरकार के किस पद के समकक्ष होता है। तो ये आपका राज्य मंत्री के समकक्ष होता है। किसके समकक्ष होता है? राज्य मंत्री के। अगला कह रहा है कि भारत के थोक मूल्य सूचकांक यानी कि होल प्राइस इंडेक्स की संरचना में सेवाओं का सांख्यिकी भारांक कितना निर्धारित किया गया। तो आप सभी को मैंने कई बार बताया गया कि यहाँ पर WPI में जो है सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है, मतलब भारांक कितना हो जाएगा? 0%। सेवाएं जो है वो WPI में शामिल नहीं है। ठीक है, अगला यहाँ पर कह रहा है कि राष्ट्रीय आय के सांख्यिकी आकलन में अवैतनिक घरेलू सेवाओं जैसे कि गृहिणियों द्वारा किए गए कार्य के मूल्य का क्या किया जाता है। यहाँ पर आप सभी को पता है कि जो घर में औरतें काम करती हैं उनको राष्ट्रीय आय में क्या किया जाता है। तो वही बताया गया कि इससे जो है राष्ट्रीय आय के अनुमानों में शामिल नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका बाजार मूल्य जो है वो निर्धारित करना कठिन है, इसलिए यहाँ पर जो गृहिणियां जो घर में कार्य करती हैं उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि सांख्यिकी में
चक्रीय बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या होता है? चक्रीय बेरोजगारी का यहाँ पर मुख्य कारण की बात हुई तो याद रखिएगा कि अर्थव्यवस्था के व्यापार चक्र में जब मंदी आती है तो इसके कारण समग्र मांग में कमी हो जाती है, इससे यहाँ पर चक्रीय बेरोजगारी बोला जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा यहाँ पर किसकी बात हुई है कि जब अर्थव्यवस्था के व्यापार चक्र यानी कि जो बिजनेस साइकिल होता है इसमें यहाँ पर मंदी आती है तो इसके कारण समग्र मांग में कमी आ जाती है, इससे चक्रीय बेरोजगारी बोला जाता है। अगला कह रहा है कि जनसांख्यिकी में जीवन तालिका के गणितीय निर्माण में यहाँ पर नोटेशन जो आपका एक्स होता है, इस एक्स के द्वारा सांख्यिकीय रूप से क्या दर्शाता है? तो जीवन तालिका में जो यहाँ पर एक्स होता है ये ठीक एक्स वर्ष की आयु तक जीवित रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है। ठीक एक्स वर्ष की आयु तक जीवित रहने वाले व्यक्तियों की जो संख्या है उसको यहाँ पर जो है ये प्रदर्शित करता है। अगला कह रहा है कि शारीरिक घनत्व नामक जनसांख्यिकी मापांक की गणना का सही सूत्र क्या है? तो यहाँ पर अगर आपको शारीरिक घनत्व निकालना है तो शारीरिक घनत्व के लिए कुल जनसंख्या बटे कुल कृषि योग्य भूमि का जो क्षेत्रफल है उससे भाग कर देंगे तो आपका शारीरिक घनत्व यहाँ पर निकल के आ जाएगा। अगला कह रहा है कि मौद्रिक सांख्यिकी के 4 प्रमुख समुच्चयों को उनकी तरलता के घटते क्रम में, तो सबसे ज्यादा तरल कौन सा है आपका? M1 है। सबसे कम तरल कौन सा है आपका? M4 है। तो कुल मिला के कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा क्योंकि घटते हुए क्रम में बोला गया है। ठीक है, सबसे अधिक तरल M1 है, सबसे कम M4 है। अगला यहाँ पर कह रहा है कि जीडीपी डिफ्लेटर के सांख्यिकी विश्लेषण में आधार वर्ष का जो है डिफ्लेटर मान हमेशा कितना होता है? मैंने अभी बताया था कि आधार वर्ष जो होता है आपका हमेशा 100 यानी कि 100 लिया जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के सांख्यिकी प्रशासन के अंतर्गत अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय यानी कि जो DES है इसके राज्य स्तरीय मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अभी मैंने बताया था कहाँ पर स्थित है DES का मुख्यालय? लखनऊ में स्थित है। अगला कह रहा है यहाँ पर ध्यान दीजिए कि श्रम सांख्यिकी में कामगार जनसंख्या का अनुपात यहाँ पर जो है गणना में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए जो है किस स्थिति का सबसे अधिक उपयोग जो है यहाँ पर दीर्घकालिक रोजगार को दर्शाता है? तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो 15 वर्ष और उससे अधिक की आयु की बात हुई है। ठीक है, 15 वर्ष और उससे अधिक की आयु, तो यहाँ पर ये जो होती है आपकी सामान्य स्थिति होती है, यूजुअल स्टेटस होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला यहाँ पर कह रहा है कि जनसांख्यिकी में विशिष्ट प्रजनन दर की गणना सामान्य प्रजनन दर से किस प्रकार भिन्न और अधिक सटीक है? जो विशिष्ट प्रजनन दर है इसकी गणना सामान्य प्रजनन दर की तुलना में अधिक यहाँ पर जो है स्पष्ट है। तो याद रखिएगा जो यहाँ पर SFR होता है, SFR का मतलब यहाँ पर विशिष्ट प्रजनन दर जो है इसमें प्रजनन आयु 15 से 49 वर्ष को जो है विशिष्ट आयु वर्गों में यानी कि अलग अलग जैसे कि 15 से 19, 20 से 24 इसमें विभाजित करके जो है प्रत्येक वर्ग की दर को जो है मापा जाता है, इसलिए यहाँ पर ये जो है आपके अधिक सटीक होती है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है कि मूल्य सांख्यिकी में आधार प्रभाव के कारण मुद्रास्फीति दर में अचानक गिरावट आ सकती है यदि यहाँ पर क्या होगा? यदि यहाँ पर याद रखिएगा पिछले वर्ष के इसी महीने में जो मूल्य सूचकांक है वो असामान्य रूप से उच्च रहा होगा, तब यहाँ पर मूल्य सांख्यिकी में जो है जो आधार प्रभाव है इसके कारण मुद्रास्फीति दर जो है वो अचानक गिरावट आ जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर टोटल मैंने आप सभी को जो है यूनिट नंबर जो आपका 8 था इसके लगभग आपको मैंने यहाँ पर 150 क्वेश्चन आज कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, बाकी मैं कोशिश करूंगा कि एग्जाम से पहले पहले यहाँ पर कुछ और नए क्वेश्चन जो है मैं लगभग आपको 100-150 जो है इसी चैप्टर के प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, बाकी अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।